कहते हैं कि जो मनुष्य की कोई कृति होती है उसमें विकृति आ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता और उसके किसी भी अनुसंधान में, किसी भी उसके कार्य में कहीं ना कहीं कोई ऐसा भाव आ सकता है जो एकाकी हो सकता है, जिसमें कोई ईर्ष्या का भाव हो सकता है या विशेष कोई उसका अपना कोई उसमें एक विशेष इंटरेस्ट हो सकता है। इसलिए उसमें कोई विकृति आ सकती है जो कि आम जनमानस के लिए हो सकता है उतनी लाभदायक ना हो। लेकिन जब बात आती है प्रकृति की, तो प्रकृति पूरे प्लैनेट में, पूरे इस विश्व में प्रकृति एक है और उसका उद्देश्य भी एक है और उसमें कोई विकृति नहीं है। विकृति इसलिए नहीं है कि प्रकृति का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो कल्याण के लिए ही हुआ है। और जब हम ये कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो इसका मतलब कि हम प्रकृति का ही अंश हैं, तो वो भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए जो प्रकृति का भाव है। कहते हैं ना कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। मतलब जो साधु होता है वो परमार्थ के कार्यों के लिए ही इस धरती पर जन्म लेता है। उसी प्रकार से वृक्ष होते हैं, वो कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं संचित करती और उसका जो है ग्रहण करती है और पीती है, वो परमार्थ के लिए ही है। तो प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश तो यही है आज के समय में, और उसको हमें चिकित्सा प्राकृतिक प्रकृति पर आधारित चिकित्सा तो प्रकृति का एक छोटा भाग है। प्रकृति का जो अर्थ है वो तो एक बहुत उदात्त और बहुत ही एक विशाल रूप में है। तो आज हमें लगता है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसको दो संदर्भों में हमें समझना और जानना ज़रूरी है। एक तो जो चिकित्सक का जो रोल है आज के समय में प्राकृतिक चिकित्सक का, और जो प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित जो संगठन हैं उनकी क्या भूमिका है। भूमिका इन द सेंस कि हम सिर्फ चिकित्सा पर ना स्थिर होकर हम प्रकृति के संवर्धन पर बात करें, प्रकृति को कैसे हम प्रिजर्व करें, जो बचा खुचा हमारे आसपास में 5 एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे सस्टेन करें। क्योंकि अगर प्रकृति अपने मूल स्वरूप में नहीं रह गई तो उस चिकित्सा का भी कोई प्रभाव हमें मिलने वाला नहीं है। हाल ही में हम अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जहाँ मिट्टी के बर्तनों में पानी पीने से मृत्यु तक हो गई। फिर कारण और जब लगाया गया, उस पर अनुसंधान हुआ, तो ये हुआ कि जिस मिट्टी से वो बर्तन बने थे उनमें वो टॉक्सिक थी मिट्टी, मतलब उसमें इतने जहरीले तत्व थे, पेस्टिसाइड्स वाली वो मिट्टी थी कि उसके बर्तन बने और वो चिकित्सा की बजाय वो उनके लिए मृत्युकारक हो गई। इसी तरह से जल की भी हम बात करें, वायु की भी बात करें, तो आज हमारा जो एक कहना चाहिए धर्म और हमारी एक ड्यूटी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित संस्थानों की, NGOs की ये भी बनती है कि हम इन 5 एलिमेंट्स को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे इनसे संबंधित कार्यशालाओं का हम आयोजन करें और हम लोगों को अवेयर करें। तो अब जो डैमेज हो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा खुचा है उसको हम कैसे बचा कर रखें। तो ये हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ शुद्ध होगा तभी चिकित्सा भी हमारे लिए काम आएगी। अशुद्ध मिट्टी से हम चिकित्सा नहीं कर सकते, अशुद्ध जल से नहीं कर सकते, अशुद्ध वायु से नहीं कर सकते। हम हम एयरकॉन में बैठकर हम प्राकृतिक चिकित्सा नहीं करते। ये सिर्फ अपने आप को छलावा देना है, धोखा देना है। आयुर्वेद हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, ये प्रकृति के सानिध्य में और प्रकृति के संसर्ग में जाकर रहकर ही उसका हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये एक विदित तथ्य है और इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। तो हमें एज अ संस्थान हमारा जो है ये एक सामाजिक दायित्व बनता है। मैं यहाँ बैंकॉक की, थाईलैंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ एक ऐसे कठोर नियम बने हैं जो हमें लगता है कि मुझे लगता है भारत में भी इन सब चीज़ों का एक प्रयास होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ थाईलैंड में जितने नेशनल पार्क्स होते हैं और जो जैसे नदी और जो इस तरह की चीज़ों के किनारे का जो
कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर पक्का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, मतलब वहाँ पर आपको एंट्री ही नहीं है। वो वुड का होगा या नेचर बेस्ड जो भी आप और चीज़ों से बनाते हैं जिससे कि पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा, वैसा कंस्ट्रक्शन ही अलाउड है। ये चीज़ हमें भारत में भी करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम इसका एक बहुत ही विद्रूप रूप देख चुके हैं। जब केदारनाथ की घटना हुई थी तो उसका कारण भी यही था कि ओवर कंस्ट्रक्शन हमारे प्राकृतिक स्थानों में। तो ये भी इस तरीके के विषयों को हमको उठाना आवश्यक है। पॉलीथीन का जो यूज़ है उसको हम कैसे कम करें, उसके लिए हम अभियान छेड़ें। नदी की सफाई है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये 5 एलिमेंट्स जब बचेंगे ही नहीं तो हम चिकित्सा किस चीज़ से करेंगे। तो चूँकि समय कम है तो मैंने एक विषय और एक उद्देश्य को सामने रखा कि हम सभी जितने भी इस विधा से जुड़े हुए लोग हैं, हम उसको वैश्विक स्तर पर इस तरह के विषयों को हम उठाएं, ना सिर्फ उठाएं बल्कि उसके लिए हम गहन रूप से कार्य करें, सो दैट कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस चीज़ का लाभ पहुँचे। और ये जो दैवीय चिकित्सा है, जो हमारे न सिर्फ सत्व रज और जो तमस, जो हमारे त्रिगुण जो हमारा सिद्धांत है उसको बैलेंस करे, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करे। हमारे जितने आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जितने हमारे जो रोग हैं, मतलब शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, इन सब रोगों से हमें निवृत्ति मिले। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ ही है कि शरीर, मन और आत्मा, क्योंकि हम शरीर को मन से अलग नहीं कर सकते, मन को हम शरीर से अलग नहीं कर सकते, जिसको हम साइकोसोमेटिक बोलते हैं। तो हमें अपने जो है ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे जो उत्कृष्ट जो इसका भाव है और जो इसका अर्थ है वो है तीनों पर बराबरी से काम करना। क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ शरीर होते तो हमारे लिए विचारों का कोई महत्व तो नहीं होता, लेकिन हमारे विचार ही हमारी जो है हमारे कर्म बनते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं, फिर वही हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व बन जाती है। और आत्मा का यहाँ पर अर्थ ये है कि जब हम पैदा होते हैं, मतलब बच्चे के रूप में जब हम पैदा होते हैं तो कहते हैं बच्चे और जो ईश्वर जो होता है, ये बच्चे और भगवान एक समान होते हैं। तो एक समान होने का अर्थ ये होता है जो ईश्वरीय गुण होते हैं, जो ईश्वर के गुण होते हैं, वो चाहे करुणा हो, वो प्रेम हो, स्नेह हो, वात्सल्य हो, ऐसे तमाम गुण बच्चे के अंदर होते हैं। क्योंकि वो पॉल्यूटेड नहीं रहता उस समय उसको बाहरी दुनिया, इस भौतिक जगत का जो प्रभाव है उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो आत्मा का अर्थ यहाँ पर आत्मिक गुणों से है, ईश्वरीय गुणों से है, जो सब कुछ हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि वो उम्र के साथ घटते चले जाते हैं या वो हमारे समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आज इस भौतिकवादी जीवन में, सांसारिक जीवन में हम इतना लिप्त हो चुके हैं और हमारे अंदर इतना अज्ञानता का एक कहना चाहिए कि धुंध छा चुकी है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं पाते, ध्यान देने का समय भी नहीं होता। तो आज के इस एक बहुत ही लघु सत्र में मेरा यही संदेश है कि प्राकृतिक चिकित्सा को तो हमें अपनाना ही है अपने रोगों से निवृत्ति के लिए, लेकिन हम ऐसी अवस्था ही ना आने दें कि हम रोगी हों। क्योंकि हमारा आयुर्वेद हो चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, ये प्रिवेंटिव मोड में काम करता है। वो प्रिवेंशन, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रयोजनम चा से विकार प्रशमनम, मतलब कि जो प्रयोजन जिसका हमें प्रिवेंटिव मोड में रखना है, विकार का तो प्रशमन होता ही है। तो क्यों ना हम अपने आप को हम पंच, जो हमारे पंच तत्व, बल्कि षट तत्व कहेंगे, षट तत्व जिसमें कि हमारे पिछले मुख्य वक्ता श्री आलोक जी ने बताया राम नाम का महत्व। तो ये सब हमारे पहले की चिकित्सा पद्धतियों में शामिल होता था, जिसमें योग होता था, हवन होता था और देव अर्चना होती थी, मंत्र जाप, भजन, कीर्तन, ये सब हमारे चिकित्सा पद्धति का ही एक डिटॉक्सिफिकेशन है। हमारे विचारों को सत्व गुण प्रधान बनाना, हमारे व्यक्तित्व को सत्व गुण प्रधान बनाना, हमारे आहार विहार, परिधान, संस्कार, संस्कृति, सभी को जो है सत्व गुण प्रधान बनाना। जब सत्व का हमारे अंदर जो प्रपोर्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे
से हम और अधिक परिमार्जित और परिष्कृत होते हैं। और एक कुशल चिकित्सक के अंदर ये सब गुण होने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जब हम एक मरीज के साथ जब हम एक संबंध स्थापित करते हैं, जब वो सामने बैठता है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग मेडिसिन और गिविंग एडवाइस और रेमेडीज, उसके साथ हम एक मदर चाइल्ड का एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको कि हम साइकोथेरेपी भी बोलते हैं। तो जब साइकोथेरेपी के द्वारा जब हम मरीज़ के साथ हम बैठते हैं, तो आधी बीमारी तो उसकी उसी समय ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसको इस चीज़ का एक हम आभास देते हैं, हम इस चीज़ का उसको एक आश्वासन देते हैं कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही एक छोटे रूप में कोई आई हुई एक ऐसी समस्या जिसका समाधान हमारी प्रकृति में है, हमारी जो है हज़ारों लाखों साल पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मैं तो कहूँगी कि ये एक जीने की कला है, ये हमें जीना सिखाती है, ये एक तरीके का मैनुअल है जो हमको बताता है कि जब से हम धरती गर्भधारण से लेकर मृत्युप्रांत तक हमको बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सौद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका जो है हमें कैसे इस धरती पर हम आए हैं तो हम कुछ दे कर जाएं, बल्कि हम धरती को उजाड़ कर नहीं जाएं, हम कुछ दे कर जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उस परंपरा को आगे ले जा सकें। और जैसा ईश्वर ने हमें भेजा था यहाँ पर, जिस भाव के साथ हमें 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है उसके रूप में हमें भेजा था, तो कम से कम उस ईश्वरीय वरदान को हम कलंकित ना करें और हम इसको एक आशीर्वाद की तरह लेकर हम एक श्रेष्ठ जीवन जिएं, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार करें, स्वयं के जीवन में अपनाएं, फिर हम सामाजिक तौर पर इसको आप प्रचार प्रसार करें, ताकि ये धरती जो है हम सब के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थान बने रहने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का